वरना मैं ऐसे बदनजर मर्दों को बहुत ढटाई के साथ सिसका कर जलील करना जानती हूँ। वो बदनजर नहीं है, तुम बिला वजह उसकी तरफ से अपने दिल में कदूरत लिए बैठी हो। वो इतने अदब और एहतराम से तुम्हें मिस कहकर मुखातिब कर रहा था कि मैं उस पर किसी इल्जाम तराशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। थोड़ी देर बाद डक किसी जिन की तरह मुस्कुराता हुआ मौजूद हुआ। माइक उसके साथ था। उसने आते ही एक लिफाफा मेरे हवाले कर दिया। लिफाफे में ट्रांसमीटर था और गत्ते के पतले से डिब्बे में खौफनाक बारूदी बेल्ट मौजूद थी। देखने में वो आम से स्याह चर्मी बेल्ट से जरा भी मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन बनावट के एतबार से बेशकीमत नजर आ रही थी। मैंने उसे दोबारा उसी डिब्बे में रख दिया जिसमें बेल्ट का रिमोट और रिसीवर रखा हुआ था। इस बेल्ट को तेज गर्मी से जरा दूर ही रखना, वरना यह रिमोट के बगैर भी चल पड़ेगी। डक ने वापस जाने से पहले मेरी मालूमात में इजाफा किया। यहाँ से मैं सीधा गारहाम जा रहा हूँ। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें ऑपरेटर्स पर अपनी रिपोर्ट दूंगा। ब्लैक डैड की भेजी हुई वो बेल्ट वीरा और माइक के लिए भी दिलचस्पी का सबब बन गई थी। इन दोनों को इसमें उलझा छोड़कर मैं दोबारा अपने कमरे में जा पहुंचा। तुम ठीक 1 बजे पेन स्टेशन पहुंच जाओ। फोन पर बद्रीनाथ को वक्त देते हुए मैंने ये गुंजाइश रखी थी कि डक को उसके होटल के कुर्बो जवार में अपने कदम जमाने के लिए वक्त मिल सके। पेन स्टेशन? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। क्या हमारी ये मुलाकात तुम्हारे घर या किसी और बेहतर मकाम पर नहीं हो सकती? मेरा माथा ठिनका। वहां आने में तुम कोई सुबकी महसूस कर रहे हो। मेरे लिए कहीं भी पहुंचना कोई मसला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसे मारूफ और मसरूफ मकाम इस वक्त भी मेरे आदमियों की निगरानी में है। वो सब मुझे जानते हैं, मगर मैं इन सबको नहीं पहचानता। किसी ने हम दोनों को मिलते देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 2 और 2 4 की तरह वो बाद में ये समझ लेगा कि गैब के कागजों की नकल मैंने तुमसे हासिल की थी। उसने एक संगीन खतरे की निशानदही की थी। मैंने सोचने के लिए वक्त लेते हुए कहा, फिर तुम ही कोई मुनासिब मकाम तजवीज करो। मैं तुम्हें पराए घर में बुलाने से कासिर हूँ। पोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल के पास है वाले पुराने ठिकाने के बारे में क्या राय है? अब तक वो बिस्तर छोड़ चुका होगा। उसके भंगड़ खाने में हम इत्मीनान से कुछ देर बैठ सकते हैं। मैं तुम्हारे बताए हुए खतरे की संगीनी से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। इस मुलाकात का कोई गवाह नहीं होना चाहिए। हमें अजनबियों के दरमियान ही मिलना चाहिए। शामनाथ का होटल इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ से आगाह कर दिया। अब तुम ही कोई मकाम तजवीज़ करो। वो बोला। मैं मुश्किल में पड़ गया। उसके एतराज़ की माकूलियत से मुत्तफिक होने के बावजूद मैं आंखें बंद करके उस पर एतमाद नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मैं खुद न्यूयॉर्क से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था। अगर मुझे इस शहर के किसी बड़े अस्पताल का नाम और महल्ले वकू मालूम होता तो इसकी पार्किंग लॉट हमारे मकसद के लिए बेहतरीन जगह साबित हो सकती थी। चंद सानियों की तजब्जुब के बाद मैंने थिएटर डिस्ट्रिक्ट के एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट का नाम लिया और वह वहां मुलाकात पर आमादा हो गया। थिएटर डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में रात की रौनकों का इलाका था। वहां जिंदगी अंधेरा फैलने के बाद ही जोबन पर आती थी, वरना दिन में वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। हर जगह मामूल की कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ लोगों में मिले जुले थोड़े बहुत स्याह नजर आते थे, जबकि सूरज ढलते ही वहां के रास्तों पर खवे से खवा छिलने लगता था। बद्रीनाथ से वक्त तय कर लेने के बाद मुझे बेचैनी से डक की रिपोर्ट का इंतजार था। इस तयशुदा मुलाकात के होने या ना होने का तमाम दारोमदार उसी की रिपोर्टों पर था। 12:10 पर बेजान ट्रांसमीटर बेदार हो गया। डक उर्फ चार्ली को मालूम था कि मैं उसके पैगाम का मुंतजिर रहूंगा। उसने मुझसे राब्ते की तस्दीक चाहे बगैर एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। उसने गारहाम होटल की खासी डरावनी मंजर कशी की थी, जिसकी वजह से मुझे मुजव्जा मुलाकात उसी लम्हे खटाई में पड़ती नजर आने लगी। गारहाम होटल पर सख्त पैरा था। अमली तौर पर वो एक आम से होटल की बजाय किसी आम दफ्तरी इमारत में तब्दील होकर रह गया था। होटल में मुश्तबा किस्म के सादापोश अफराद की सरगर्मी और आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। ऐसी हालत में वो होटल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका था। उसे कुछ पता नहीं था कि बद्रीनाथ होटल ही में था या वहां से निकल गया था। अभी वो अंदर ही है। मेरी उससे बात हो चुकी है। उसे 1 बजे थिएटर डिस्ट्रिक्ट के मैकडॉनल्ड में मुझसे मिलना है। वो गंदमी रंगत का एक सेहतमंद एशियाई है, तंग पेशानी और सफाक निगाहें उसकी वाज़ेह पहचान है। उसे देखते ही मेरे अल्फाज तुम्हें अचानक याद आ जाएंगे। ओवर। मैंने उसकी पूरी कथा सुन लेने के बाद हौसला दिलाने की कोशिश की। इधर उधर भटकने की बजाय मैं अपनी सारी तवज्जो होटल की पार्किंग से नकाज के रास्ते पर मरकूज कर रहा हूँ। वो आम आदमी है तो गाड़ी ही में होटल से निकलेगा। ओवर। उसे लंबा सफर दरपेश है, वो गाड़ी ही में होगा। ओवर एंड ऑल। हम मेन रिटर्न के मरकजी इलाके से काफी दूर थे। मुझे बदरी से तन्हाई में मिलना था, जबकि वीरा और माइक को गाड़ी में रुकना था। अपनी इन जरूरियात के तहत हमारा बद्रीनाथ से पहले इस इलाके में मौजूद होना जरूरी था। मैंने फौरी तौर पर रवानगी की तैयारी का बगल बजा दिया। वीरा ने इस सफर की तैयारी में ज्यादा वक्त नहीं लिया था, लेकिन वो तैयार होकर निकली तो शोला जवाला बनी हुई थी। बगैर आस्तीन के ढीले ढाले सुर्ख ब्लाउज
और काली जीन्स में उसका शबाब फटा पड़ रहा था। होंठों पर ब्लाउज से मिलती हुई तेज सुर्ख लिपस्टिक की तय जमी हुई थी, जिसमें कहीं कहीं शबनम के कतरों जैसी नमी के मुक़य्यद होने का एहसास हो रहा था। उसे देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो गुंडों के चुंगल में फंसी हुई कोई मासूम से स्कूल गर्ल हो, जिसे जरूरत से ज्यादा तैयारी पर मजबूर कर दिया गया हो। बद्रीनाथ तुम्हें इस हाल में देख ले तो पट से मर जाएगा और बारूदी बेल्ट साफ बच जाएगी। इस पर निगाह पड़ते ही मैंने नुकीला लहजा में कहा, तुम्हारे साथ जा रही हूँ और मशरकी रवायात के मुताबिक तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। मुझसे जो काम चाहो ले सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसने मुझे लाजवाब कर दिया। बाहर माइक गाड़ी तैयार कर चुका था। हम दरवाजा मुकफ्फिल करके बाहर निकल आए। मैंने कनखियों से देखा कि बराबर के लान पर मेडलिन मुख्तसर लिबास में धूप ताप रही थी। हमें देखते ही उसने उठकर हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, मगर मैं अनजान बना रहा। हम दोनों कार की अकबी नशिस्त पर बैठे और गाड़ी वहां से रवाना होगी। मैंने बारूदी बेल्ट का डिब्बा खोलकर उसमें से रिमोट और रिसीवर निकालकर वीरा के हवाले कर दिया। ट्रांसमीटर मेरी गोद में पड़ा रहा। क्वींस डिस्ट्रिक्ट की साफ सुथरी और कुशादा सड़कों से गुजर कर दरिया अबूर करते हुए हम थोड़ी ही देर में मेन हीटर में दाखिल हो गए। अचानक ट्रांसमीटर पर आवाज आने लगी, चार्ली कॉलिंग फॉर हेली। वो बिल्कुल वही है जो तुमने बताया था। 4 रंग की फोर्ड मस्तांग में वो अभी अकेला बाहर निकला है। उसके पीछे अभी तक कोई गाड़ी नहीं निकली। मैं बस चंद लम्हों और देखूंगा, फिर इसके पीछे चल पड़ूंगा। ओवर। गुड चार्ली। काम शुरू होते ही हमारी लासिल की गुफ्तगू ने बाकायदा रुख इख्तियार कर लिया था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो मस्तांग के पीछे लगे रहो। वो बहुत चालाक हरीफ है। हो सकता है कि रास्ते में से कोई गाड़ी उसके साथ हो ले। तुम्हें यह यकीन करना है कि वो कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। ओवर। वो स्ट्रीट 55 पर मगरिब की तरफ जा रहा है। देखना होगा कि वो ब्रॉडवे पर मुड़ता है या आगे नवी एवेन्यू पकड़ता है। अभी तक कहीं से कोई गाड़ी उसके पीछे नहीं लगी है। ओवर। हमारे मुकाबले में बद्रीनाथ मुकर्रर मकाम से करीब तर था। 1 बजने में काफी देर थी, लेकिन माइक ने डक की रिपोर्ट सुनते ही रफ्तार बढ़ा दी। आड़ी तिरछी ड्राइविंग करके ट्रैफिक की भीड़ में तेजी से अपना रास्ता बनाने लगा। इसके बेहुदा ड्राइविंग पर एहतजाज करते हुए न्यूयॉर्क के किसी बासी ने गाली के तौर पर अपना तेज हार्न बजाया तो मुझे बोलना पड़ गया। उजलत की जरूरत नहीं, हमारे पास काफी वक्त है। इसे 1 बजे तक मेरे इंतजार में वहां रुकना ही पड़ेगा। डक ने लाइन मुझे ओवर कर दी थी, मगर मैंने उसे जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। चंद सानियों बाद उसने इतला दी कि बद्रीनाथ ब्रॉडवे पर बाएं तरफ मुड़ गया था। इस वक्त तक हम भी टाइम्स स्क्वायर के करीब पहुंच चुके थे और उससे ज्यादा दूर नहीं थे। बद्रीनाथ हमसे पहले अपनी गाड़ी एक जगह पार कर चुका था और वहां से पैदल चल दिया था। इस मौका पर डक ने मुझसे हदायत लेनी चाहिए, तो मैंने उसे गाड़ी ही में रहने की हदायत दे डाली। इस मकाम पर गाड़ी खड़ करके बद्रीनाथ मैकडॉलैंड के सिवा कहीं नहीं जा सकता था। एक मौजू मकाम पर गाड़ी रोककर माइक ने मुझे उतारा और गाड़ी आगे लेता चला गया। पहले से तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक उसे 10-15 मिनट बाद वहीं मौजूद रहना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो 1 बजने में चंद मिनट बाकी थे। हाल में खाली मेजें आबाद थीं। एक कोने में बदरी किसी मशरूब का गिलास लिए अपने गंभीर चेहरे के साथ मौजूद था। मैं उसे देख चुका था। उसने भी हाथ लहरा कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मैं उसकी मेज पर पहुंच गया। उसने कुर्सी से उठकर नहायत तपाक से मुझसे हाथ मिलाया। पिछली तलख कलामियों के बाद उसने गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार जरूर समझा था। मेरे बैठते वो अपनी जगह छोड़कर काउंटर पर गया और मेरे लिए भी पेप्सी का गिलास ले आया। इस किस्म के फास्ट फूड रेस्टोरेंटों में आम तौर पर किसी को यह परवाह नहीं होती कि किसने क्या खाया पिया है, लेकिन किसी भी मेज पर कब्जे के इखलाकी जवाज के तौर पर मेहमानों के सामने इस्तेमाल शुदा या जेरे इस्तेमाल कागजी पैकिंग वगैरह की मौजूदगी बेहतर तसव्वुर की जाती है। हम दोनों के सामने एक ही गिलास के मौजूदगी में रेस्टोरेंट का कोई बावर्दी मुलाजिम हमें वहां सेल्फ सर्विस के निजाम की तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकता था। कुछ खरीदे बगैर कुर्सी पर कब्जा करने वाले रेस्टोरेंट के अमले की नजरों में आ जाएं तो अमले का कोई रुकन नहायत इखलाक से उन्हें याद दिलाता है कि रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस का दस्तूर है। जो खाना है काउंटर पर पैसे देकर खरीदो और फिर मजे से दिन भर कुर्सी तोड़ते रहो। अगर बिल्कुल ही कंगाल हो तो कुर्सी खाली करके बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं होता। बद्रीनाथ के लिए गैप सबसे अहम मसला था। उसके वापस आते ही मैंने अपने कोट की अंदरूनी जेब में से गैप की नकल पर मुश्तमिल लिफाफा निकालकर खामोशी से उसके हवाले कर दिया। 5 कागज हैं। उसने लिफाफा अपने कोट की अंदरूनी जेब में उड़सते हुए मुसरत आमेज बेयकीनी से सवाल किया, बैतुल खला में जाकर अपनी तसल्ली कर लो और वहीं ये बेल्ट भी लगा लेना। ये कहते हुए मैंने बारूदी बेल्ट वाला डिब्बा भी दोनों हाथों से उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं पहले ही देख चुका था कि इसकी पतलून में लगी हुई स्याह बेल्ट की चौड़ाई बारूदी बेल्ट से कम नहीं थी। इसने सर को तशक्कुर अमेज अंदाज में खम देकर वो डिब्बा मेरे हाथों से ले लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी दी हुई बारूदी बेल्ट जल्द अज जल्द अपनी कमर पर कस ले, जबकि वो गैप के नायाब कागजों की नकल देखने के लिए मरा जा रहा था। इन दोनों कामों के बारे में मेरी तजवीज उसके लिए इस कदर तहरीस अंगेज साबित हुई कि वो बेल्ट का डिब्बा लेकर फौरन ही कुर्सी से उठ गया।
अपनी बेल्ट इसी डिब्बे में डाल देना, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। वो रेस्टोरेंट में आवेजा रहनुमा अलामात को देखकर बाथरूम की तरफ हो लिया। इस वक्त तक हर काम मेरी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक होता जा रहा था। मेरी आरजू थी कि अगले 24 घंटे तक सितारे यूं ही यावरी करते रहे तो हम पूरी बेफिक्री के साथ अमेरिका से निकल सकेंगे। चंद मिनट बाद बद्रीनाथ नई बेल्ट बांधकर डिब्बे समेत वापस आ गया। शानदार है। मुझे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। खुद पर काबू पाने के बावजूद वो अपनी खुशी के बेसाख्ता इजहार को पोशीदा नहीं रख सका, मगर मैंने उसकी बात काट दी। मालूम होता है कि तुमको मेरी दी हुई बेल्ट बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो भी बहुत नफीस और उम्दा है। मैं इसकी बेदाग दस्ती बनावट में कहीं भी किसी आले की मौजूदगी का अंदाजा नहीं कर सका। उसने पूरे खलूस से एतराफ किया। वो भी इससे तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम्हारी खुशी किसी और चीज के बारे में थी? वो अमकाना अंदाज में हंस पड़ा। यूं अनजान ना बनो, तुम्हें मालूम है कि मेरी जरूरत क्या है। पूरी तहरीर नाकाबिले फहम है, मगर मैं इस लेटर पैड को पहचानता हूँ। आजकल ऐसे कागज हर रोज मेरी नजरों से गुजरते रहते हैं। ये तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुमसे इस एहसान की भरपूर कीमत वसूल कर लूंगा। मैंने आने वाली हलाकत के बारे में उसे मुबहम सा इशारा दिया। मैं अपनी पूरी जान के साथ हाजिर हूँ, उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। मैं मुस्कुराकर खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसे यह इल्म नहीं था कि मैं उसकी पेशकश को पहले ही शर्फ कबूलियत बख्श चुका था, जिसकी सनद बारूदी बेल्ट की सूरत में उसकी कमर के गिर्द कस चुकी थी। वो चाहता तब भी अपनी पेशकश वापस नहीं ले सकता था। मुझे मालूम है कि तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, मगर आज मैं पहली बार तुम्हें जानते हुए मिल रहा हूँ। उसने अपने गिलास से एक छोटा सा घूंट लेकर कहा। आज से पहले मैंने हमेशा तुम्हें वही समझा जो तुम मुझे समझाते रहे थे। ये मेरी कोट चिश्मी थी कि मैं शेर अली के रूप में छुपे हुए असल शेर को कल तक नहीं पहचान सका। तुम इजाजत दो तो मैं तुमसे एक अहम बात करनी चाहता हूँ। तुम्हारी इस लंबी तमहीद ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो। 5 असल कागजों से दस्तबरदार होकर तुम इनकी मुंह मांगी कीमत हासिल कर सकते हो। हमारी बातें उर्दू में हो रही थी, लेकिन इस बार बद्रीनाथ का लहजा सरगोशियाना हो गया। रकम यहाँ या कहीं की भी मुकम्मल शहरियत और गैर मशरूत मुआफी। वो तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। मेरे ज़हन के किसी गोशे में एक शोला सा लपक उठा। मेरी तेवरियां तन गईं और मैंने फुनकारती हुई धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या तुमने उन्हें बता दिया कि वो कागज मेरे पास हैं? नहीं। मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर बद्रीनाथ के ओसान खता हो गए। तुम्हारे बारे में उनके फरिश्तों को भी हवा नहीं लग सकी क्या? इनकी तरफ से मुझे इन कागजात के लिए खुली सौदेबाजी का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। वो कागज जिस किसी के भी पास मौजूद हो वो मुझसे अपनी शराइत पर सौदा कर सकता है। ये सौदा मेरे आने वाली नस्लों की जिंदगी सधार देगा। उसके आखिरी फिक्रे में पनाह हसरत का अंदाजा करके मैंने हमदर्दाना नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक इन अमरीकी दरिंदों को नहीं समझ पाए। वो जानते हैं कि अब्बास करमानी से तुम्हारा कोई ना कोई राब्ता जरूर होगा। उस वक्त के लिए वो तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। सौदा तुम करोगे, जमानतें तुम्हारी होंगी। 5 असल कागज हाथ में आते ही वो बेरहमी से तुम्हें काट डालेंगे और सौदे के दूसरे फरीक का भी यही अशर होगा। यहाँ की कहानी यहीं की मिट्टी में दफन हो जाएगी। किसी को कोई डॉलर मिलेगा ना मुआफी। मैं तुम्हारे गिर्द फैलाए जाने वाले इस जाल में नहीं फंसूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि उसने मुझे मेरी बात याद दिलानी चाहिए, मगर मैंने हाथ उठाकर उसका फिक्रा दरमियान ही से काट दिया। मुझे अपनी कही हुई हर बात याद रहती है। तुम्हें इसकी निशानदेही की जरूरत नहीं। अगर हालात ने इजाजत दी तो मैं वो कागजात तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। इनके फैलाए हुए लालच के फंदे में नहीं फंसूंगा। यही बात मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें चशम कुशा होती हैं। मेरा तजर्बा यही बताता है। मैं फिर सोचूंगा कि मुझसे कहाँ भूल हो रही है। मैं इज्जत और दौलत के असूल का ख्वाहिशमंद जरूर हूँ, लेकिन इन दोनों चीजों के लिए अपनी जान का सौदा नहीं कर सकता। जिंदगी बस एक बार मिलती है। बाकी हर चीज के लिए मौके पैदा होते और मिटते रहते हैं। मिस्टर अहमद भारती की नादानी पर दिल में हंस दिया। इस राह में अपने तजर्बे पर नाज था, मगर वो जब से मुझसे टकराया था कदम कदम पर ठोकरे खाता फिर रहा था। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपने अमरीकी आकाओं को खुश करने के लिए गैप की एक बेवकत नकल के एवज मुझसे अपनी जान का सौदा कर लिया था। उसने जितने शौक से वो कागज संभाले थे, कमोबेश उसी शौक से बारूदी बेल्ट अपनी कमर पर बांधी थी। उसकी नन्ही सी खोपड़ी में गैप की नकल पा लेने का ऐसा गहरा सरूर तारी हुआ था कि वो होलनाक धमाका होने तक उस पुरस्कार बेल्ट के बारे में कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। तुम्हारा सफर लंबा है, अब तुम जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज तुम नहीं सुन सकोगे, मगर तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती रहेगी। रास्ते में मुझे कुछ न कुछ बताते रहना। जिंदगी रही तो वापसी पर बाकी बातें होंगी। मुझे खुशी है कि हमारे दरमियान पैदा होने वाला बुग़्ज़ अब खत्म हो चुका है। मुझे इजाजत दो कि मैं एक बार तुम्हें तुम्हारे असल नाम से मुखातिब कर सकूं। उसकी तिफलाना ख्वाहिश पर मैं बुर्दबारी से मुस्कुरा कर रह गया। अपनी ये आरज़ू भी पूरी कर लो। पता नहीं फेयरफैक्स से तुम्हारी वापसी कब होती है। डैनी, मेरे बाप, मेरे भाई, वो फरते जज्बात से लड़ती हुई आवाज में बोला, आज तुमने लिफाफा देकर मेरा एक बड़ा अरमान पूरा किया है।
इन कागजों के लिए मैंने कई दिनों से मनते मानी हुई थी। वापसी पर मैं बनारस जाकर मंदिरों में पंडितों और पुजारियों को दान दूंगा, देवी देवताओं के चरणों में भेंट दूंगा। वही मंच की आशाओं को पूरा करने वाले हैं और वही उसकी रक्षा करते हैं। उसकी आवाज हल्के में फंस गई और वो खामोश हो गया। जज्बात में मजहब की अंधी अकीदत शामिल होते ही बद्रीनाथ ने धड़ाधड़ हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जिस तरह डेविड स्टार्स बाइस से नर्म मेहरबान नजर आने के बावजूद अंदर से मुतासब और नस्ल परस्त यहूदी थे, उसी तरह बद्रीनाथ भी जज्बात की धार पर चलने के बाद अंदर से कट्टर हिंदू निकला था। उसकी खुदगर्जी और तासुब परस्ती के किस्से मैं पहले ही सुन चुका था। पहले मैं जाता हूं, बाद में तुम निकलना। मुझसे हाथ मिलाकर बद्रीनाथ ने दोनों खाली गिलास उठा लिए और इन्हें डस्टबिन में डालता हुआ बाहर निकल गया। मैं खुद भी उस वक्त बद्रीनाथ के साथ देखा जाना पसंद नहीं कर सकता था। मैं चंद सालों तक वहां बद्रीनाथ की इन तिश्ना आरजुओं और उम्मीदों के बारे में सोचता रहा, जिन्हें दिल में लेकर उसे दुनिया से रुखसत हो जाना था। इंसान जवानी में इस दुनिया से कूच कर जाए या बुढ़ापे में दाए अजल को लब्बैक कहे, होता यही है कि हमेशा और हर इंसान की मंसूबाबंदी अपनी तिबी उम्र से बस चंद बरस ज्यादा की होती है और यूं हर मरने वाले के बहुत से ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। ऐसा कम ही होता है, मगर होता जरूर है कि बिस्तरे मर्ग पर इंसान अपनी हसरतों की नोहा कोनाई करने के बजाय पूरे सब्र सुकून से अपनी जिंदगी का मुहासबा करके हर कमजोर लम्हे के लिए अपने परवरदिगार से मुआफी तलब करते हुए अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दे। मैं अपने ख्यालों की दुनिया के साथ ही मैकडॉनल्ड से बाहर निकला। बद्री की बेल्ट जो बारूदी बेल्ट के डिब्बे में बंद थी, अब मेरी तहवील में थी, क्योंकि रिक्कत ज़दा बद्रीनाथ उसे अपने साथ ले जाना भूल गया था। वह वहां खाली हाथ आया था और बेध्यानी में खाली हाथ ही वापस चल दिया था। इससे मेरी गुफ्तगू तवक्का से ज्यादा तवील साबित हुई थी। मुझे मुकर्रम मकाम पर चंद मिनट इंतजार करना पड़ा। माइक गाड़ी लेकर दोबारा वहां आया और मैं फुर्ती से पिछली निशिस्त पर बैठ गया। वीरा ने मेरे हाथ में मौजूद डिब्बा लेकर लम्हा भर के लिए तोला, फिर तहय्युर ज़दा आवाज बोले, तुम ये बेल्ट वापस क्यों ले आए? क्या प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई है? हाँ, मैंने बेपरवाही से कहा। इसे शुबा हो गया था, अब रास्ते ही में उसका काम तमाम करना होगा। इसके बावजूद तुमने गैब की नकल उससे दे दी होगी। वीरन तलखी से पूछा। यह गलती मुझसे पहले ही सरजद हो चुकी थी, मुआफी चाहता हूँ। सारा मूड गारत हो गया। चले थे CIA के मरकज में धमाका करने और अब बेवकूफों की तरह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते फिरेंगे। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम अपने हाथों से बेल्ट उसकी कमर पर बांध कर आओगे। इसकी जगह कोई खूबसूरत लड़की होती तब भी ऐसी हरकत है घर या होटल के कमरे में की जा सकती थी। मैकडॉनल्ड जैसे रेस्तोरां में इसकी गुंजाइश नहीं थी। अचानक सेट पर रखे हुए रिसीवर पर एक पुराने भारतीय फिल्मी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। वीरा भड़क कर मुझे घूरने लगी। मुझसे नजर अंदाज करके सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। ये मोटी सी बात उसकी समझ में भी आ गई कि बारूदी बेल्ट अपनी असल जगह पहुंच चुकी थी और बद्रीनाथ ने तन्हाई के एहसास को दूर करने के लिए गाड़ी में पुराने फिल्मी नगमों का कोई केस्ट चला दिया था, जिसकी आवाज बेल्ट में पोशीदा माइक्रोफोन के जरिए रिसीवर तक पहुंच रही थी। उसने जलाकर डिब्बा खोलने की बजाय बुरी तरह नोच कर फाड़ डाला और उसमें से बरामद होने वाली बद्रीनाथ की बेल्ट को पायदान में फेंक कर सैंडलों से मसलने लगी। वो पीछो ताप खाती रही। मैं उससे अलग थलग बैठा रहा। इसी असना में डक का पैगाम आ गया। वो मुसलसल मैनहट्टन के जनूबी हिस्से की तरफ जा रहा है। मेरा अंदाजा है कि वो हालैंड टनल से न्यू जर्सी में दाखिल होने का इरादा रखता है। वो मेरी नजरों में है। तुम लोग कहाँ हो? ओवर। गुंजान ट्रैफिक में इस पर नजर रखो और हमारी फिक्र मत करो। आबादी से निकलने के बाद उसे फासला बढ़ा लेना। किसी मौका पर हम तुम्हें ओवरटेक करके दरमियान में आ जाएंगे। ओवर एंड ऑल। इसी दौरान में मेरी नजर पैसेंजर सीट के अगले पायदान में रखे हुए थैलों पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। घर से चलते हुए पायदान बिल्कुल खाली था। ये अगले पायदान में किस चीज के थैले रखे हुए हैं? मैंने वीरा से मुखातिब होकर दानिस्ता अंग्रेजी में सवाल किया। हस्ब तवक्का वीरा ने जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। ये फर्ज माइक ने पूरा कर दिया। रास्ता तवील है, इसने रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो ये थैले आगे क्यों पड़े हुए हैं? जरा बियर का एक डिब्बा मुझे दे दो। गाड़ी की रफ्तार कम थी और बियर के डिब्बों का थैला शायद सामने ही था। माइक ने पीछे मुड़े बगैर बियर का एक यक बस्ता कैन मेरे हवाले कर दिया। मैंने कैन वीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह ठंडी है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। 2 घूंट लेते ही तुम्हारा गुस्सा इसके झागों की तरह बैठ जाएगा। मेरे मुकाबले में तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। फीडर में भरकर इसे चुसनी से पीना शुरू कर दो ताकि तुम्हें अपने बचपन का पूरा यकीन हो सके। इस पुख्ता उम्र में लाउबाली लड़कों जैसा मजाक तुम्हें जेब नहीं देता। मैं 55 में हूं ना बचपन में। वाजबी सी उम्र है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस मजाक से माजूज होने के बजाय बुरा मान जाओगे। अब गुस्सा थूक दो, वरना सफर के दौरान ही में हम दोनों आपस में लड़ लड़ कर फना हो जाएंगे। बद्रीनाथ की बेल्ट का बटन तुम ही को दबाना है।